हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ भावना और मैं फिर से हाजिर हूँ आज की अपनी क्लास लेकर। पार्ट 4 व्हाट इज़ साइकोलॉजी। ओके। तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है उसमें हम पढ़ने वाले हैं बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी में डिफरेंस। एंड उसके बाद हम मतलब पढ़ेंगे साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स कि जो अदर स्टडीज़ होती है, अदर डिसिप्लिन्स होता है, उसका साइकोलॉजी में क्या यूज़ है, ये क्या महत्व है। ओके। तो फर्स्ट जो हम बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक साइकोलॉजी जो होती है कि हमने जैसे कि हम व्यू कर रहे हैं कोई चीज़ बार बार, मतलब कि एक चीज़ अप्लाई कर रहे हैं और उसके बेस पे हम उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित करते हैं। मतलब एक चीज़ अगर बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, तो उससे क्या हो जाता है कि उसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख पाते हैं। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ चाय का और कॉफ़ी का कि कॉफ़ी पीने से नींद भाग जाती है। तो अगर जैसे कि मैंने ये बहुत बार ऑब्जर्व कर लिया, तो उसके बेस पे मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ, ये मतलब कि ऑब्जर्व करके मैंने ये निष्कर्ष निकाला है, कॉन्क्लूजन निकाला है कि हाँ भी कॉफ़ी पी रहे हैं जो जो इंसान, वो ज़्यादा देर तक जाग पा रहे हैं, या जो स्टूडेंट कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, वो ज़्यादा देर तक स्टडी कर पा रहे हैं। तो इससे हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख पाते हैं। तो एक चीज़ बार बार अगर अप्लाई हो रही है, उसको हम ऑब्जर्व करके एक थ्योरी बना देते हैं, एक प्रिंसिपल्स बना देते हैं। इसको कहते हैं बेसिक साइकोलॉजी। कि एक चीज़ अप्लाई हो रही है, एप्लीकेशंस को देख के हमने एक थ्योरी और प्रिंसिपल्स बना दिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या होता है कि जो बेसिक साइकोलॉजी होती है, बेसिक साइकोलॉजी में हमने एक थ्योरी और प्रिंसिपल्स बनाए। उन थ्योरी और प्रिंसिपल्स को हमने किस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया है, किन सिचुएशंस में मैंने उसको अप्लाई किया है, दैट इज अप्लाइड साइकोलॉजी। ओके। तो इसमें बेसिक साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो है, इट प्रोवाइड अस थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस। एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, it provide different situations contexts where theory and principle derived from the research can be applied. Okay. तो इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी जो होती है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और म्यूचुअली रीइंफोर्स है, कि एक के बिना दूसरी अधूरी है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स। कि साइकोलॉजी के अंदर अदर डिसिप्लिन्स जो है, अदर स्टडीज़ हैं, उनका क्या महत्व है, या अदर स्टडीज़ के अंदर साइकोलॉजी का क्या महत्व। ओके। तो हम अदर डिसिप्लिन्स की रिलेशनशिप जो है साइकोलॉजी के साथ, उसको हम इसमें देख रहे हैं। तो फर्स्ट हम जो डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं वो है फिलॉसफी। तो फिलॉसफी को हम जब पढ़ते थे पहले, तो उसमें हम देखते थे कि हमारा जो नेचर ऑफ माइंड है उसके बारे में हम स्टडी करते थे। प्लस में हम स्टडी करते थे कि अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को जानने के लिए, कि और मोटिवेशंस को जानने के लिए। ठीक है, ये थी ट्रेडिशनल। और जो हम मॉडर्न अप्रोच है फिलोसफी में, उसमें हम देखते हैं वो आई है कॉन्टेम्प्रेरी अप्रोच। ओके। तो कॉन्टेम्प्रेरी अप्रोच में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में हम माइंड की स्टडी कर रहे हैं, इमोशंस की स्टडी कर रहे हैं। ओके। तो ये होती है कॉन्टेम्प्रेरी अप्रोच, जो हम मॉडर्न अप्रोच में पढ़ रहे हैं फिलोसफी में। इसमें हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ नोइंग ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। अपने माइंड और बिहेवियर को समझने के लिए कौन कौन से मेथड का यूज़ किया जा रहा है। और नेक्स्ट हमारा जो आता है डोमेन, सॉरी, नेक्स्ट हमारा जो डिसिप्लिन आता है, स्टडी आती है, वो आती है मेडिसिन की स्टडी। ठीक है। तो इसमें मेडिसिन की स्टडी में हम क्या पढ़ते हैं कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, एड्स के पेशेंट होते हैं, या कोई भी मतलब जो क्रिटिकल डिजीज़ वाले पेशेंट होते हैं, या जिन लोगों का ऑपरेशन हुआ होता है, वो लोग जो पेशेंट हैं, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है? अगर कैंसर पेशेंट है, उनकी जो थेरेपी होती है, उसमें क्या देखा गया है कि वो जल्दी से अपना इलाज करवाने के लिए राजी नहीं होते। तो उनको मतलब कि मनाने के लिए, उनको समझाने के लिए कि ये आपके लिए अच्छा है, आप कोई करवाओगे तो ये बेनिफिट मिलेंगे। तो उसके लिए आप हमें क्या कर पड़ती है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत।
सेम होता है कि जिनका ऑपरेशन हो चुका है वो कैसे जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके, उसके लिए भी हमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। उनको समझाने के लिए कि आपको ये एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, आप इस तरीके से जल्दी ठीक हो जाएंगे, जल्दी रिकवर कर पाएंगे। आपको इस तरह से मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है ऑपरेशन मतलब कि ड्यूरिंग मतलब बिफोर ऑपरेशन या आफ्टर ऑपरेशन की हाँ मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ या अभी भी मुझे बीमारी है, तो वो पैनिक ना हो, उन्हें एनजाइटी ना हो, स्ट्रेस ना हो उस चीज़ का, वो जल्दी रिकवर कर पाए। उनको समझाने के लिए कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है और ये आपको मतलब कि लोगे तो क्या क्या बेनिफिट होंगे, इसलिए हमें एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। मेडिसिन तो अपना काम करती है, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट है वो मतलब कि इंसान को जल्दी रिकवर करने में, क्योंकि अगर ब्रेन हैप्पी रहेगा तो वो इंसान जल्दी रिकवर कर पाएगा, तो साइकोलॉजिस्ट की इसमें अहम भूमिका होती है। तो जो नेक्स्ट हमारा डिसिप्लिन है, स्टडी है, वो है इकोनॉमिकल्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, तो इसमें साइकोलॉजिस्ट की कहाँ नीड पड़ती है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि कंज्यूमर की बिहेवियर को समझने के लिए, उसकी सेविंग्स के नेचर को समझने के लिए, उसकी डिमांड और सप्लाई के नेचर को समझने के लिए कि वो कहाँ मतलब कि किस चीज़ के ऊपर उसकी डिमांड ज़्यादा होगी और कितनी वो सेविंग कर रहा है, तो क्या वो इसमें मतलब इन्वेस्ट करना पसंद करेगा, इस पे एक्सपेंसेस करना अपने पसंद करेगा। ये कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है उसको समझने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट की नीड होती है। सेकंड हमारा आता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिक्स में कहाँ ज़रूरत पड़ती है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वोटिंग बिहेवियर होता है कि कौन सा पर्सन किसको ज़्यादा वोट देना चाहता है, कौन से लीडर को। तो जो लीडर होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट की उनको ज़रूरत पड़ती है वोटिंग बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए, कौन से वोट हमें मिलेंगे और जो जनता है वो हमसे क्या चाहती है, कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स है जो हम मतलब कि जिनकी सॉल्यूशन करके उनको खुश कर सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। ठीक है, तो जनता क्या चाहती है, इन चीज़ों को मतलब समझने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट हमारा आता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में क्या हो जाता है कि जितने भी सोशियो कल्चरल सिचुएशन होती हैं, दंगे हो जाते हैं या फिर किसी भी सोशल इश्यूज हैं, आपसी मनमुटाव है कम्युनिटी के बीच में, या फिर ग्रुप बिहेवियर है, किसी का क्लब का ग्रुप बिहेवियर हो सकता है, या फिर ऑफिस में ग्रुप्स बने होते हैं उनके अंदर मतलब बिहेवियर हो सकता है। तो उनका कैसा बिहेवियर है, कौन कौन सी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रखे हैं, उनको सुलझाने की एक साइकोलॉजिस्ट की नीड होती है। ये सोशल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये कैसे सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस। हमें ये पता है कि हम किसी भी मतलब बारीक से बारीक चीज़ को कंप्यूटर साइंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, कि कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन से ज़्यादा सेंस करता है। जैसे कि हमने कई स्कैन्स के नाम भी सुने हैं, टेस्ट के नाम भी सुने हैं, जो हम मतलब कि जो हम जैसे कि किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं, किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोज करते हैं, या फिर हेल्थ इश्यूज होते हैं जिनको डायग्नोज करने के लिए हम कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं। तो कंप्यूटर साइंस का हमारे मतलब कि साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा रोल है। तो हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल्स में या फिर जहाँ पे काउंसल करते हैं, या फिर कोई डिसऑर्डर हो जाता है, या मतलब फिजिकली कोई डिजीज़ है, तो उसको पहचानने के लिए नए नए टेस्ट आते हैं, उनको उन टेस्ट को करने के लिए कंप्यूटर साइंस बहुत ज़रूरी है। तो कंप्यूटर साइंस का रोल कुछ अलग नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बारीकी से मतलब कि उन चीज़ों को देख पाती है जो कि एक ह्यूमन आई नहीं देख पाती। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ डिसिप्लिन है वो है लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि एक जो लॉयर होता है उसको ये मतलब कि एक साइकोलॉजिस्ट आई की ज़रूरत होती है। मीन्स कि उसको साइकोलॉजिस्ट क्या सोचते हैं उसी सोच की ज़रूरत होती है, ये देखने के लिए कि जो जिसने मर्डर किया है या फिर जो क्रिमिनल है, जो कटघरे में खड़ा है, उसकी क्या थिंकिंग है, वो गिल्टी है भी या नहीं है। तो अगर वो सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है, उसको पहचानने के लिए एक लॉयर को, एक जज को ये ज़रूरत पड़ती है। प्लस में बहुत सारे ऐसे मर्डरर होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, जिनकी सोच को समझने के लिए कि वो क्या मतलब कि उनकी इंटेंशन होती है, क्या वो मतलब कि सोचते हैं कि वो ऐसा काम कर जाते हैं, उनकी सोच को समझने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट की नीड होती है। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक जो नेक्स्ट डिसिप्लिन है हमारा 6th डिसिप्लिन, वो है मास कम्युनिकेशन। इसमें हम पढ़ते हैं कि एक जर्नलिस्ट हमेशा उसको ये समझना पड़ता है कि जो लोग हैं, पीपल्स है, मतलब पॉपुलेशन है, वो हमसे क्या चाहती है, वो क्या देखना चाहते हैं कि हमारी जो चैनल की टीआरपी है वो हाई जा सके। तो वो वही न्यूज़ पब्लिश करते हैं, जैसे कि कोई मसाला न्यूज़ होती है, तो वो कई बार ये होता है कि जो ट्रू न्यूज़ होती है, जो सच्ची खबरें जो पब्लिश करनी चाहिए, वो उतनी नहीं करते कुछ चैनल्स। जो मसाला न्यूज़ होती हैं, मतलब कि टीवी इंडस्ट्री से रिलेटेड होती हैं, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड होती हैं, उनको वो लोग ज़्यादा पब्लिश करते हैं, उनको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। पॉलिटिकल जो न्यूज़ होते हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, क्योंकि उनसे उन लोगों की टीआरपी ज़्यादा आती है। कई न्यूज़ होती है जो आम जनता की होती है, लेकिन वो पब्लिश नहीं करते। इसके पीछे रीज़न सिर्फ एक ही है कि टीआरपी। तो जनता की जो सोच है उसको समझने के लिए एक साइकोलॉजिकल नीड की हमें ज़रूरत है, कि साइकोलॉजिस्ट किस तरीके से सोचते हैं। तो हमें यहाँ पे मतलब कि मनोविज्ञान की ज़रूरत पड़ती है कि हम मतलब कि जो जनता है वो क्या सोचती है, वो क्या देखना चाहती है। कई बार होता है कि उनके पास कोई न्यूज़ पब्लिश होने के लिए आती है, तो वो उनको भी समझने के लिए कि इन्होंने किस इंटेंशन के साथ ये मतलब कि न्यूज़ पब्लिश कराना चाहते हैं। क्या मतलब कि ये जो न्यूज़ है वो मतलब पब्लिक के लिए ठीक है, ऐसा तो नहीं कि उसमें दंगे मतलब कि करवा देगी। तो उसको छुपाना भी ज़रूरी होता है। कई होते हैं जो र्यूमर फैलाने के लिए होती है, तो ऐसी न्यूज़ को दूर रखा जाता है, वो पब्लिश नहीं करते। ठीक है, तो इस इंटेंशन को समझने के लिए एक साइकोलॉजी की नीड है, मनोविज्ञान की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा आता है म्यूजिक एंड फाइन आर्ट। 7th डिसिप्लिन है हमारा, है म्यूजिक एंड फाइन आर्ट। इसमें क्या होता है कि हमने काफ़ी टाइम ये देखा हुआ है कि जो म्यूजिक है वो किसी भी पेशेंट को रिकवर करने में, या फिर मतलब कि वर्क प्लेस पे भी वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एफिशिएंसी को एनहेंस करने में हेल्प करता है। तो म्यूजिक एक बहुत अच्छा टूल है, जिसको हम अगर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करें तो हमारी जो अलग अलग एफिशिएंसी है हर जगह पे बहुत अच्छी हो सकती है, एफिशिएंट लेवल हाई हो सकता है। तो इसमें हमने एक बात की है कि हमने एक बार ही क्या कहते हैं, इंडियाज गॉट टैलेंट में एक बच्चा आया था, 6 साल का बच्चा था वो। तो उसने क्या किया था कि डॉक्टर्स ने उसको मना कर दिया था कि ये बच्चा कभी भी अपनी लाइफ में ठीक से बोल नहीं पाएगा। लेकिन उनकी जो मॉम थी, उन्होंने उसको मतलब पियानो ला के दिया, वो धीरे धीरे उसको सिखाना मतलब कि स्टार्ट किया, उसको मतलब कि क्लासेस में भेजना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे उस बच्चे ने मतलब कि उसकी जो पियानिस्ट की स्किल थी वो तो डेवलप हो ही गई, वो बहुत अच्छा पियानिस्ट बना। और उसके बाद भी उसकी जो वोकल स्किल थी, जो वो मतलब बोल नहीं पाता था ठीक से, वो प्रॉपर तरीके से उसकी ठीक हो गई। तो म्यूजिक ने उसको मतलब कि कितनी अच्छी थेरेपी है म्यूजिक कि जो उसको मतलब कि इतना इम्प्रूव कर दिया। तो और ये मेंटल इलनेस जो होती है उसको भी हेल्प करता है। तो जब हम म्यूजिक सुनते हैं हमारे ब्रेन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, और वो अच्छे सिग्नल भेजता है, बहुत मतलब कि क्विक सिग्नल भेजता है। और अगर हमारी बॉडी और ब्रेन अच्छे रहेंगे, अच्छा सोचेंगे हम, तो हम जल्दी से जल्दी किसी भी बीमारी से उभर सकते हैं। वो हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर देता है। ठीक है, तो हमारे इमोशंस को भी एक्सप्रेस करने के लिए हमने ये देखा होगा कि अलग अलग टाइप की जो म्यूज़िक होता है, हम अलग अलग सिचुएशंस में उसको सुनना पसंद करते हैं। जैसे कि जो हम अपने इमोशंस म्यूज़िक के थ्रू एक्सप्रेस कर पाते हैं, है ना। तो हमें कोई भी म्यूज़िक होता है वो जल्दी से रिकवर करने में हमें बहुत हेल्प करता है। और नेक्स्ट हमारा जो डिसिप्लिन है वो है आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। तो जो आर्किटेक्ट होते हैं उनको भी साइकोलॉजिस्ट नीड की ज़रूरत पड़ती है, साइकोलॉजी को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, मनोविज्ञान को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। कैसे? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, उनको अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो अपने काम को उनको इस तरीके से उनके सामने पेश करना पड़ता है जिससे उनका जो कस्टमर है, जो उनसे काम करवाना चाहता है, वो सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, उनसे काम करवाना चाहे।
तो इसलिए एक आर्किटेक्चर को भी ज़रूरत पड़ती है। तो जितने भी मैकेनिकल डिवाइसेस जो डिज़ाइन किए जाते हैं वो ह्यूमन माइंड को उनको समझ के डिज़ाइन किए जाते हैं कि जो ह्यूमंस हैं, वो जो पर्सन्स हैं, पब्लिक है, वो हम लोगों से क्या चाहती है, कि वो किन डिवाइसेस की उनको ज़रूरत है, वो कैसे कैसे डिवाइस यूज़ करना चाहती है, क्या क्या हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो अपने काम से सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर को, कस्टमर को, उन एक साइकोलॉजिस्ट की नीड होती है। ठीक है, ये हमारे डिसिप्लिन्स ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है साइकोलॉजी एट वर्क। इसमें हम तीन तरह के हम डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड उनकी बात करेंगे। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ साइकोलॉजी इन ह्यूमन सर्विस एरिया, कि जब ह्यूमन सर्विस की हम बात करते हैं तो हम कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो थेरेपी करते हैं किस चीज़ की, मेंटल इलनेस की, डिसऑर्डर्स की, एंजाइटी की, स्ट्रेस की, और किसी भी तरह की फियर और स्ट्रेस, वो घर पे भी हो सकता है, काम पे भी हो सकता है, वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम उन सब की थेरेपी करते हैं, उनको काउंसल करते हैं। तो इसमें ये जो मतलब साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कहाँ कहाँ काम करते हैं, ये प्राइवेट क्लिनिक भी हो सकती है, इनकी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं प्रैक्टिस, कोई मेंटल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, वहाँ पे ये लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्लस में कोई भी सोशल एजेंसीज हो सकती हैं, वहाँ पे ये लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो इसमें एक और चीज़ है कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, तो उन सबको डायग्नोज जो करते हैं, उन डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए, और रिहैब सेंटर में भी हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी जो आती है वो आती है काउंसलिंग साइकोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं कि वर्क विद मोटिवेशनल एंड इमोशनल इशू, ये वर्क करते हैं जहाँ पे किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है, या फिर इमोशंस को उनकी समझने की ज़रूरत होती है। अब कई बार हमने कई फैमिलीज़ में ये चीज़ देखी है, कुछ जैसे भाई बहन ही होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, उनमें भी कुछ लोग मतलब अपने आप को इन्फीरियर फील कराते हैं। जो बच्चे होते हैं वो आपस में इन्फीरियर फील करते हैं कि नहीं, उनके पेरेंट्स उनको कंपेयर करते हैं बाहर के बच्चों के साथ, अपने मतलब भाई बहन के साथ, कि नहीं आप मतलब कि उनसे अच्छे नहीं हो, या फिर आप इस चीज़ में अच्छे नहीं हो, आपको इस चीज़ में अच्छा होना होगा। तो उनके मन में कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी वाली फीलिंग फील हो जाती है, वो इन्फीरियर फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस चीज़ को डील करने के लिए भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें, और दूसरी चीज़ होती है कि हमें लाइफ में एडजस्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आती है, डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं, तो उनके साथ कॉप अप करने के लिए, उनको फेस करने के लिए हमें हिम्मत की ज़रूरत होती है, जो हमें काउंसलिंग से मिलती है। तो हम अपनी लाइफ में कैसे एडजस्ट कर पाएँ, वो हम इन काउंसलर के पास जाके, इन काउंसलर्स के पास जाके अपनी काउंसलिंग करा के सीख सकते हैं। नेक्स्ट, जो ये वर्क करते हैं वो कहाँ करते हैं, ये मेंटल हेल्थ एजेंसीज में काम करते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, स्कूल में जो मतलब स्टूडेंट होते हैं उनको काउंसिल करने के लिए, उनकी करियर से रिलेटेड उनको काउंसिल करने के लिए, या स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनको काउंसिल करने के लिए कि वो कैसा फील करे, वो कैसे अपनी स्टडी को मतलब कि इम्प्रूव कर सकते हैं, उन सब के लिए। और कॉलेजेस में हो सकते हैं, प्लस में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट को क्या होते हैं कि पर्टिकुलर कम्युनिटी में वो काम करते हैं। कैसे, कि ये किसी मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिल सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक मिल सकती है इनकी, या किसी स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अलग अलग मिलेंगे आपको जो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट होते हैं। अब जैसे कि अलग अलग मतलब सिटीज़ में या स्टेट्स में कह सकते हैं हम, अलग अलग स्टेट्स में हमें अलग अलग टाइप के रिहैब सेंटर मिलते हैं, तो उनमें ये लोग काम करते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि ड्रग रिहैब सेंटर, जैसे अलग अलग स्टेट के जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं वहाँ पे ये लोग काम करते हैं कि उनको कैसे इस लत से छुटकारा दिलाया जाए। ठीक है,
तो ये कहाँ पे काम करेंगे, जहाँ पे मेंटली चैलेंज एरिया होता है और फिजिकली चैलेंज एरिया। कि जो फिजिकल लोग नहीं चल पाते, मतलब कि जो ह्यूमंस है फिजिकली, मतलब कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है, नहीं चल पा रहे हैं, या कोई दिक्कत आ रही है, तो उनको काउंसिल करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, या फिर जो मेंटली थोड़े मतलब कि मेंटली इल हैं, उनको काउंसिल करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारा आता है स्कूल साइकोलॉजिस्ट। स्कूल साइकोलॉजिस्ट में हम किसी मतलब कि बच्चों को टेस्ट करते हैं, उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल को, प्लस में हम ये देखते हैं कि जो वो कैसे अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए स्कूल में साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, स्कूल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको मतलब कि पेरेंट्स उन पे ध्यान नहीं देते, या टीचर्स भी ध्यान नहीं दे रहे, तो उनको ये लोग देखते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, स्टडी नहीं कर पा रहे हैं कुछ बच्चे। हम सीधा मतलब पेरेंट्स कैसे बोल देते हैं, कह रहे कि नहीं तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, लेकिन मतलब उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है वो नहीं जान पाते। तो उसमें क्या होता है, उन बच्चों को हो सकता है मे बी डिसलेक्सिया हो, जैसे तारी ज़मीन पर हमने देखी है, उस बच्चे को, ईशान अवस्थी जो था बच्चा, उसको डिसलेक्सिया था, तो उसको पढ़ने में दिक्कत आती थी, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। प्लस में कंडीशंस ऐसी होगी, उसको ये लगने लगा कि नहीं मैं अपनी फैमिली से दूर होता जा रहा हूँ, तो वो नेगेटिव थिंकिंग होगी उसके अंदर, नेगेटिव एटीट्यूड हो गया, तो वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था वहाँ पे। तो उस टाइप की जो कंडीशंस होती हैं, और सिर्फ डिसलेक्सिया ही नहीं, और भी बहुत सारी मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मेंटली और स्टूडेंट से रिलेटेड हैं। तो उसको समझने के लिए, स्टूडेंट को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए कि उसको कोई समझता है, ये बताने के लिए हमें स्कूल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो नई नई पॉलिसीज़ बनाते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो उनको इम्प्रूव कर सके, स्टडी में इम्प्रूव कर सके, ओवरऑल उनकी ग्रोथ कर सकें। तो इसके लिए वो जो टीचर होते हैं प्लस में जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके बच्चों के बारे में कि वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम है, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो और टीचर हैं उनको समझ पाएँ। नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट में आता है कि किसी भी रोल के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी पर्सन को, जो उस मतलब कि रोल के लिए रखा गया है। तो कई बार ये होता है कि एक इंसान ने थ्योरेटिकली तो काफ़ी कुछ किया होता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली वहाँ पे फिट नहीं हो रहा होता है, वो उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए ये लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो इस जगह पे, कि आपको आता तो है बट कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, या फिर उसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट होने में आपको दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है उनको ज़्यादा टाइम लगे। तो उन इश्यूज़ को, ऑर्गेनाइजेशन जो इश्यूज़ होते हैं, इमोशनल कोई इश्यूज़ हैं, सैलरी इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पे काम नहीं करना चाहते, या फिर काम नहीं कर पा रहे, करना चाहते बट नहीं कर पा रहे, तो उनको सॉल्व करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ज़्यादातर एचआरडी डिपार्टमेंट के लिए होता है, एचआर में काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, कि डेली जो हमारी लाइफ चलती रहती है उसमें साइकोलॉजी की कहाँ ज़रूरत होती है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि जो साइकोलॉजी होती है वो पर्सनल जो प्रॉब्लम्स होती है उनसे डील करने में हमारी एवरीडे हेल्प करती है। तो हम इसमें, मैंने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं, एनसीईआरटी की बुक में भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि एक डॉटर है जिसके जो पापा हैं वो अल्कोहलिक है, वो पी के आते हैं, झगड़ा करते हैं, तो इससे उसकी जो मानसिक स्तर है उस पर क्या असर कर रहा है, क्या असर पड़ रहा है उन पे। तो वो जो बच्ची है वो स्टडी नहीं कर पा रही है ठीक से, वो डर रही है क्योंकि उसके पापा आके मतलब कि और मारपीट करते हैं घर पे, तो वो लाइफ में मतलब कि ग्रो नहीं कर पा रही है, उसकी लाइफ थम गई है, वो सहम सी गई है। तो उस बच्चे को कैसे मतलब कि वो कैसे मतलब इम्प्रूव कर सकती है, उसको कैसे काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो ये सारी जो हमारी छोटी छोटी नीड आती हैं, जो डेली मतलब कि बहुत सारे लोग फेस करते हैं, तो इन सब चीज़ों को काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके पास जाकर इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा जो हमने मतलब कि एक एग्जाम्पल पढ़ा है उसमें है कि एक जो मदर है जिनका जो बच्चा है वो स्पेशल चाइल्ड है,
ठीक है, तो वो अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर रही है, ऊपर से वो न्यूक्लियर फैमिली में है, तो वो काम के साथ अपने बच्चे को कैसे मैनेज कर रही है, कैसे उसको मतलब कि ग्रो कर रही है, तो उसमें कैसे उसकी देखभाल हो रही है, वो मेंटली क्या फील कर रही है। क्योंकि इंसान दूसरा इंसान बहुत इजीली किसी को जज कर लेता है कि ये ऐसे ध्यान नहीं रख रही है, वैसे ध्यान नहीं रख रही है, लेकिन जो ध्यान रखता है उसको ही पता होता है, तो उसको बहुत सारी मतलब कि मेंटली इश्यूज से गुजरना पड़ता है। तो उनको ऐसे जो मदर्स होती हैं उनको भी साइकोलॉजिस्ट की नीड होती है, ताकि वो इन चैलेंजिंग सिचुएशन से निकल पाएँ, सॉल्व कर पाएँ इन्हें। ठीक है, कई जो मतलब कि बच्चे होते हैं या फिर मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके अंदर इंटरेक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फैमिली मेंबर्स। तो इन प्रॉब्लम को डील करने में वो क्या करते हैं, आपस में बात नहीं कर रहे हैं, सब अपने अपने में मतलब कि मस्त हैं। और बच्चे हैं वो पेरेंट्स को कुछ बताना चाहते हैं लेकिन वो बता नहीं पाते, उन्हें वक्त नहीं मिलता। या फिर जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को कुछ बताना चाहते हैं, उन्हें वक्त नहीं मिल रहा है, बच्चे उन्हें वक्त नहीं दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को, ये जो इशू है वो मेंटली और जो इशू चल रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए साइकोलॉजिस्ट की नीड होती है। ठीक है, तो डेली और ये जो सिचुएशंस होती है, ये पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है जो हम डेली रूटीन वे में फेस कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इस टाइप की और मतलब कि सिचुएशन फेस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऐसे। तो many problems are psychological in nature and the result of this give negative thinking, unhealthy attitude plus undesirable behavior। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनसे क्या मतलब कि कॉन्क्लूजन निकलता है कि जो नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, इंसान नेगेटिव चीज़ें सोचने लग जाता है कि यार मैं कैसे कॉप अप करूँ, इन सब सिचुएशन से कैसे निकलूँ, मैं नहीं इम्प्रूव कर पा रहा हूँ, मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। उनका जो एटीट्यूड है वो अनहेल्थी हो जाता है, वो अपना भी ध्यान नहीं रख पाते इस चक्कर में, वो नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, अनहेल्थी एटीट्यूड हो जाता है उनका, वो नहीं ध्यान रख पाते अपना भी। प्लस में उनका जो बिहेवियर होता है वो एग्रेसिव हो जाता है, जो बिल्कुल भी डिज़ायरेबल नहीं है, क्योंकि एग्रेसिव बिहेवियर को कोई देखता है तो उनके बच्चे भी एग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जितना एग्रेशन है हमारा कहीं ना कहीं निकलता है। पेरेंट्स अगर वो बच्चे पे एग्रेशन दिखा रहे हैं, बच्चा जाके अपने पेट पे दिखा रहा है या घर से बाहर दिखा रहा है, वो कहीं ना कहीं दोस्तों में दिखाएगा, तो जो एग्रेशन है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होता जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें साइकोलॉजिस्ट की नीड होती है अपनी डेली लाइफ में। तो साइको एनालिसिस ऑफ दिस प्रॉब्लम हेल्प इन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। जो साइको एनालिसिस होता है उस वो हमें हेल्प करता है इन प्रॉब्लम से डील करने में और इनको आइडेंटिफाई करने में। ये कई बार ये होता है कि हम इन सिचुएशन से डील करते करते मेंटली मतलब कि कोई हमें डिसऑर्डर हो जाता है, हम सोचते रहते हैं, उससे क्या होता है, नींद नहीं आती, नींद ना आने से हम हमारी जो थिंकिंग लेवल है वो ओवर थिंकिंग जो होती है वो स्ट्रेस में बदल जाती है, एनजाइटी में बदल जाती है। हम बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करने लग जाते हैं, एग्रेशन लेवल बढ़ जाता है अगर हम ढंग से नहीं सोते हैं तो। ठीक है, सो साइकोलॉजी दूसरों के साथ साथ खुद को भी इम्प्रूव करने में, खुद को एनालाइज करने में भी काफ़ी हेल्प करती है। ठीक है, और तो इसमें एक हमारी छोटा सा वर्ड आता है डिफेंसिव बिहेवियर। उसमें क्या होता है कि हम कई बार क्या करते हैं कि अपने आप से बहुत सी उम्मीदें लगा लेते हैं, और होता क्या है, हम उसके साथ नाइंसाफ़ी कर देते हैं। या फिर ये होता है कि हमने बहुत सारी उम्मीदें तो लगा ली लेकिन हम उस पर खरे नहीं उतरे। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, जो हमारा बिहेवियर होता है वो डिफेंसिव हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। कई बार हम कहते हैं कि हम मतलब कि ये बच्चे ने बहुत स्टडी की थी, अपने आप से बहुत उम्मीद लगा दी कि नहीं मेरे को टॉप करना है, लेकिन लास्ट में हुआ क्या, वो सेकंड आया, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग में चला गया, उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया, वो सोच रहा है कि नहीं ऐसा कैसे हो गया, वो सदमे में चला गया उस चीज़ को लेके, ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो इस बिहेवियर को हम कहते हैं डिफेंसिव बिहेवियर। ठीक है, तो हमें अपनी लाइफ को जीने के लिए पॉजिटिव प्लस में बैलेंस बिहेवियर की, बैलेंस अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, ताकि हम अपनी जो लाइफ है वो हैप्पी तरीके से, खुशनुमा तरीके से जी सकें। ठीक है, तो हमें लाइफ में, वर्क में
फैमिली के साथ बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे मतलब जो अहम बात है कि अगर आप खुद को खुश रखोगे तभी आप दूसरों को खुश रख सकते हो। तो इस चीज़ को देखने के लिए, इस चीज़ के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी लाइफ को खुशनुमा तरीके से जीना पड़ेगा। ओके, तो अपने आप को मोटिवेट करते रहे। अगर आपको काउंसिल की ज़रूरत लगती है कि मेरे को यहाँ पे जाना है, काउंसलिंग करवानी है अपनी, तो आपको जाना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कोई मेंटल इलनेस नहीं है ये। नॉर्मली जैसे कि कोई और डिजीज होती है, खांसी है, जुकाम है, अगर चोट लग जाती है, तो ये भी एक उसी तरह का मतलब कि और चीज़ होती है कि हमें मतलब कि और किसी भी चीज़ को लेके एक डिजीज हो गई है, जो ऐसे करने से उनके पास जाके सॉल्व हो सकती है, सही हो सकती है। तो इसमें हर्ज क्या है, जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो चैप्टर था व्हाट इज साइकोलॉजी, ये यहीं पे फिनिश होता है। तो हम नेक्स्ट मतलब कि क्लास में मिलेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा साइकोलॉजी की इंक्वायरी। ओके, थैंक यू।